पीरी कामिल एपिसोड नंबर 5। इस वक्त रात के 10 बजे थे जब वो सिनेमा से बाहर निकल आया था। इसके हाथ में अभी पॉपकॉर्न का पैकेट था और वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ पॉपकॉर्न खाते हुए सड़क पर चल रहा था। आधा घंटे तक सड़कें नापते रहने के बाद इसने एक बहुत बड़े बंगले की घंटी बजाई थी। साहब, खाना लगाऊं? लाउंज में दाखिल होने पर मुलाजिम ने इसे देखकर पूछा। नहीं, इसने नफी में सर हिलाते हुए कहा। दूध? नहीं। वो रुके बगैर वहां से गुजरता चला गया। अपने कमरे में दाखिल होकर इसने दरवाजा बंद कर लिया। कमरे की लाइट ऑन करके वो कुछ देर बेमकसद इधर उधर देखता रहा, फिर बाथरूम की तरफ बढ़ गया। शेविंग किट निकाल कर इसके अंदर से एक रेजर ब्लेड निकाल लिया और इसे लेकर बेडरूम में आ गया। अपने बेड पर बैठकर इसने साइड टेबल पर पड़ा हुआ लैंप जला लिया और बेडरूम की ट्यूब लाइट बंद कर दी। रेजर ब्लेड के ऊपर मौजूद रैपर को उतार कर वो कुछ देर लैंप की रोशनी में इसकी तेज धार को देखता रहा। फिर इसने ब्लेड के साथ अपनी दाएं हाथ की कलाई की रग को एक झटके से काट दिया। इसके मुंह से एक सिसकी निकली और फिर इसने होंठ भींच लिए। वो अपनी आंखों को खुला रखने की कोशिश कर रहा था। इसकी कलाई बेड से नीचे लटक रही थी और खून की धार अब भी सीधा कारपेट पर गिरकर इसमें जज्ब हो रही थी। इसका जहन जैसे किसी गहरी खाई में जा रहा था। फिर इसने कुछ धमाके सुने। तारीके में जाता हुआ जहन एक बार फिर धमाके के साथ रोशनी में आ गया। शोर अब बढ़ता जा रहा था। वो फौरी तौर पर शोर की वजह से समझ नहीं पा रहा था। इसने एक बार फिर अपनी आंखें खोल दी, मगर वो किसी चीज को समझ नहीं पा रहा था। वो सो रही थी जब हड़बड़ा कर बैठी। कोई इसका दरवाजा बजा रहा था। इमामा, इमामा। वसीम दरवाजा बजाते हुए बुलंद आवाज में इसका नाम पुकार रहा था। क्या हुआ है, क्यों चिल्ला रहे हो? दरवाजा खोलते ही इसने कुछ हवास बागते के आलम में वसीम से पूछा, जिसका रंग उड़ा हुआ था। फर्स्ट एड बॉक्स है तुम्हारे पास? वसीम ने इसे देखते हुए फौरन पूछा। हाँ, क्यों? वो मजीद परेशान हुई। बस इसे लेकर मेरे साथ आ जाओ, वसीम ने कमरे के अंदर दाखिल होते हुए कहा। क्या हुआ? इसके पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसकने लगी। चूचू ने फिर खुदकुशी की कोशिश की है। अपनी कलाई काट ली है इसने। मुलाजिम आया हुआ है नीचे इसका। तुम मेरे साथ चलो। इमामा ने बेख्तियार इत्मीनान भरा सांस लिया। तुम्हारे इस दोस्त को मेंटल हॉस्पिटल में होना चाहिए, जिस तरह की ये हरकत करता फिरता है, इमामा ने नागवारी से अपने बेड पर पड़ा हुआ दुपट्टा ओढ़ते हुए कहा। मैं तो इसे देखते ही भाग आया हूँ, अभी वो होश में था, इसने मुड़कर इमामा को बताया। वो दोनों अब आगे पीछे सीढ़ियाँ उतर रहे थे। तुम इसे हॉस्पिटल ले जाती, इमामा ने आखिरी सीढ़ी पर पहुंचकर कहा। वो भी ले जाऊंगा, पहले तुम इसकी कलाई वगैरह तो बांधो, खून तो बंद हो। वसीम ने इसे कोई बहुत अच्छी किस्म की फर्स्ट एड नहीं दे सकती। पता नहीं इसने किस से कलाई काटी है और जख्म कितना गहरा है। इसके अपने घर वाले कहाँ हैं? बात करते करते इमामा को ख्याल आया, इसके घर में कोई भी नहीं है, सिर्फ मुलाजिम है। वो तो कोई फ़ोन कॉल आई थी जिस पर मुलाजिम इसे बुलाने के लिए गया और जब अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो परेशान होकर दूसरे मुलाजिमों के साथ मिलकर इसने दरवाज़ा तोड़ दिया। वो दोनों साथ साथ चलते हुए अब अपने घर से बाहर निकल आए। तुम्हारा ये दोस्त जो है ना, इमामा ने कुछ नाराज़गी के आलम में वसीम के साथ चलते हुए सलार के बारे में कुछ कहना चाहा, मगर वसीम ने गुस्से में पलटकर इसको झड़क दिया। फॉर गॉड सेक, अपनी लानत मलामत बंद कर सकती हैं आप? इसकी हालत सीरियस है और तुम इसकी बुराइयों में मसरूफ़ हो। ऐसी हरकतें करने वालों के लिए मेरे पास कोई हमदर्दी नहीं है। वो दोनों अब सलार के लॉन्च में पहुंच चुके थे। चंद कदम चलने के बाद वसीम एक मोड़ कर और कमरे के अंदर दाखिल हो गया। इमामा इसके पीछे ही थी, मगर फिर जैसे करंट खाकर रुक गई। कमरे के दरवाजे के अंदर दाखिल होते ही सामने का दादम खिड़कियों पर कुछ मॉडल्स और एक्ट्रेसेस की तस्वीरें इस तरह लगाई गई थीं कि एक लम्हे के लिए मामा को यूं लगा जैसे वो तमाम हकीकी तौर पर इस कमरे में मौजूद हैं। इसका चेहरा सुर्ख हो गया। एक तरफ बेड पर पड़े हुए जख्मी के बारे में इसकी राय कुछ और ख़राब हो गई। वो तस्वीरें इसके किरदार की पस्ती का एक और सबूत थीं और कमरे में 3-4 लोगों की मौजूदगी में इसके लिए वो तस्वीरें खासी खफत और शर्मिंदगी का बायस बन रही थीं। इन तस्वीरों से नजरें चुराते वो तेज़ रफ्तारी के साथ डबल बेड की तरफ आ गई, जहाँ सलार सिकंदर लेटा हुआ था। वसीम इसके पास बेड पर बैठा फर्स्ट एड बॉक्स खोल रहा था, जबकि मामा का बड़ा भाई सलार की इस कलाई को बेडशीट के एक लटके हुए कोने के साथ दबाकर खून रोकने की कोशिश कर रहा था, जबकि सलार खुद नशे में डूबे हुए किसी इंसान की तरह अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। वो वसीम और वहाँ मुलाजमों से कुछ कह भी रहा था। इमामा के आगे बढ़ते ही इसके बड़े भाई ने इस कुर्सी को छोड़ दिया जिस पर वो बैठे हुए थे। इसके जख्म को देखो, मैंने चादर से खून रोकने की कोशिश की है, मगर मैं कामयाब नहीं हुआ। इन्होंने इसकी कलाई इमामा को थमाते हुए कहा। इमामा ने कुर्सी पर बैठते ही इसकी कलाई के गिर्द लपेटा हुआ कपड़ा हटाया। जख्म बहुत गहरा और लंबा था। एक नज़र डालते ही इसे अंदाजा हो गया था।
सलार ने फिर एक झटके के साथ अपना हाथ खींचने की कोशिश की, मगर इमामा मजबूती से कलाई कुछ नीचे से इसका बाजू पकड़े रही। वसीम, बस बैंडेज निकाल दो, ये जख्म बहुत गहरा है, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। बैंडेज करने से खून रुक जाएगा, फिर तुम इसे हॉस्पिटल ले जाओ। इसने एक नज़र नीचे कारपेट पर जज्ब होते खून पर डाली। वसीम तेजी से फर्स्ट एड बॉक्स में बैंडेज निकालने लगा। सलार ने बेड पर लेटे लेटे अपने सर को झटका दिया और आंखें खोलने की कोशिश की। इसकी आंखें के सामने अब धुंधलाहट सी थी, मगर इसके बावजूद इसने अपने बेड से कुछ फासले पर बैठी हुई इस लड़की और इसके हाथ में मौजूद अपने बाजू को देखा। कुछ मुश्तइल होकर इसने एक झटके के साथ अपना हाथ इस लड़की के हाथ से आज़ाद कराने की कोशिश की। हाथ आज़ाद नहीं हुआ, मगर दर्द की एक तेज लहर ने बेख्तियार इसे कराने पर मजबूर कर दिया। इसे चंद लम्हों के लिए यही महसूस हुआ जैसे इसकी जान निकल गई, मगर अगले ही लम्हे वो एक बार फिर हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। तुम लोग दफा हो जाओ, जाओ, कहाँ से आ गए हो? इसने कुछ मुश्तइल होकर लड़खड़ाते हुए कहा। ये मेरा कमरा है, तुम लोगों को अंदर आने की जरूरत कैसे हुई? तुम वसीम, तुम दफा हो जाओ। गेट लॉस्ट, जस्ट गेट लॉस्ट, इसने बुलंद आवाज में मगर लड़खड़ाती जबान से कहा। इमामा ने इसके मुंह से निकलने वाले लफ्ज को सुना। एक लम्हे के लिए इसके चेहरे का रंग बदला, मगर वो फिर इसका हाथ मजबूती से पकड़े बैठी रही। इसने वसीम से कॉटन लेकर कराते हुए सलार की कलाई के जख्म पर रख दी, जो हाथ को खींचने और हिलाने से पास नहीं आ रहा था, और वसीम के हाथ से लेकर लपेटना शुरू कर दिया। सलार ने धुंधलाई हुई आंखों के साथ अपनी कलाई के गिर्द किसी चीज की नरमी को महसूस किया। कुछ बेबसी और झुंझलाहट के आलम में सलार ने अपने बाएं हाथ के जोर से अपने दाएं हाथ को छुड़वाने की कोशिश की थी। धुंधलाई हुई आंखों के साथ इसका आगे बढ़ने वाला बायां हाथ लड़की के सर से टकराया। इसके सर से न सिर्फ दुपट्टा उतरा, बल्कि इसके बाल भी खुल गए थे। इमामा ने हड़बड़ा कर इसे देखा, जो एक बार फिर अपना बायां हाथ आगे ला रहा था। इमामा ने अपने बाएं हाथ से इसकी कलाई को पकड़े रखा, जबकि दाएं हाथ में पकड़ी हुई बैंडेज छोड़कर अपनी पूरी कुव्वत से अपना दायां हाथ इसके दाएं गाल से मारा। थप्पड़ इतना सन्नाटेदार था कि एक लम्हे के लिए सलार की आंखों के सामने छाई हुई धुंध छट गई। खुले मुंह और आंखों के साथ दमबखुद इसने इस लड़की को देखा था, जो सुर्ख चेहरे के साथ बुलंद आवाज में इससे कह रही थी, अब अगर तुम हिले तो मैं तुम्हारा दूसरा हाथ भी काट दूंगी, सुना तुमने? सलार ने इस लड़की के अकब में वसीम को कुछ कहते सुना, मगर वो कुछ समझ नहीं पाया। इसका जहन मुकम्मल तौर पर तारीकी में डूबा रहा था। मगर इसने फिर एक और नस्वानी आवाज़ सुनी, इसका ब्लड प्रेशर चेक करो। सलार को बेख्तियार चंद लम्हे पहले अपने गाल पर पड़ने वाला थप्पड़ याद आया। वो चाहने के बावजूद आंखें नहीं खोल सका। वही नस्वानी आवाज़ एक बार फिर गूंजी थी, मगर इस बार वो इस आवाज़ को मफहूम नहीं पहना सका। इसका जहन मुकम्मल तौर पर तारीकी में डूब गया था। अगली बार जब इसे होश आया तो वो एक प्राइवेट क्लिनिक में मौजूद था। आंखें खोलकर इसने एक बार फिर अपने इर्द गिर्द देखने की कोशिश की। कमरे में इस वक्त एक नर्स मौजूद थी, जो इसके पास खड़ी ड्रिप को सही करने में मसरूफ थी। सलार ने इसे मुस्कुराते देखा था। वो इससे कुछ कहना चाह रहा था, मगर इसका जहन एक बार फिर तारीकी में डूब गया। दूसरी बार इसे कब होश आया इसे अंदाजा नहीं हुआ, मगर दूसरी बार आंखें खोलने पर इसने इस कमरे में कुछ शनासा चेहरे देखे। इसे आंखें खोलते देखकर मम्मी इसकी तरफ बढ़ाई। कैसा महसूस कर रहे हो तुम? इन्होंने इस पर झुकते हुए बेताबी से कहा। जस्ट फाइन, सलार ने दूर खड़े सिकंदर उस्मान को देखते हुए धीमे लहजे में कहा। इससे पहले कि इसकी मम्मी कुछ और कहती, कमरे में मौजूद एक डॉक्टर आगे आया। वो इसकी नब्ज चेक करने लगा। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाने के बाद एक बार फिर इसे ड्रिप लगाई। सलार ने कुछ बेजारी के साथ ही कार्रवाइयाँ ड्रिप लगाने के बाद वो सिकंदर उस्मान और इसकी बीवी से बातें करने लगा। सलार इस गुफ्तगू के दौरान छत को घूरता रहा। फिर कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे से निकल गया। कमरे में अब बिल्कुल खामोशी थी। सिकंदर उस्मान और इसकी बेगम अपना सर पकड़े बैठे थे। इनकी तमाम कोशिशों और एहतियात के बावजूद ये सलार सिकंदर की खुदकुशी की चौथी कोशिश थी, और इस बार वो वाकई मरते मरते बचा था। डॉक्टर्स के मुताबिक अगर चंद मिनटों की ताखिर हो जाती तो वो इसे पहचान नहीं सकते थे। सिकंदर और इनकी बीवी को मुलाजिम ने रात के 2 बजे सलार की खुदकुशी की इस कोशिश के बारे में बताया था, और वो दोनों मियाँ बीवी पूरी रात सो नहीं सके थे। सिकंदर उस्मान ने सुबह फ्लाइट मिलने तक तकरीबन 150 सिगरेट फूंक डाले थे, मगर इसके बावजूद इनकी बेचैनी और इस्तिराब में कमी नहीं हो पा रही थी। मेरी समझ में नहीं आता ये आखिर इसकी तरह की हरकतें क्यों करता है। आखिर इस पर हमारी नसीहतों और हमारे समझाने का असर क्यों नहीं हुआ? सिकंदर उस्मान ने इस दौरान सफर कहा। मेरा तो दिमाग फटने लगता है जब मैं इसके इस बारे में सोचता हूँ। क्या नहीं किया मैंने इसके लिए? हर सहूलत, बेहतरीन तालीम, हत्ता कि बड़े से बड़े साइकियाट्रिस्ट को दिखा चुका हूँ, मगर नतीजा वहीं ठाक के 3 बार। मेरी तो समझ में नहीं आता कि मुझसे क्या गलती हो गई है जो मुझे ये सज़ा मिल रही है। जानने वालों के दरमियान मजाक बन गया हूँ मैं इसकी वजह से। सिकंदर उस्मान बहुत परेशान थे।
हर वक्त मेरा दम हलक में अटका रहता है कि पता नहीं वो किस वक्त क्या कर गुजरे। इतनी एहतियात बरतने का नतीजा ये निकला है कि एक बार हम काफिल हुए और वो फिर वही हरकत कर गुजरा। तैयबा ने अपनी आंखों में उबलते हुए आंसुओं को टिश्यू के साथ साफ किया। वो दोनों इसी तरह की बातें करते हुए कराची से इस्लामाबाद आए थे, मगर सलार के सामने आकर दोनों चुप लग गई थी। इन दोनों ही को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस हालत में इसे क्या कहें। सलार को इनकी दिली और जहनी कैफियत का अच्छी तरह अंदाजा था और इनकी खामोशी को वो गनीमत जान रहा था। इन्होंने इस दिन इससे कुछ नहीं कहा था। अगले दिन भी वो दोनों खामोश ही रहे थे, मगर तीसरे दिन इन दोनों ने अपनी खामोशी तोड़ दी थी। मुझे सिर्फ ये बताओ कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? सिकंदर ने इस रात बड़ी तहम्मुल मिजाजी से इसके साथ गुफ्तगू का आगाज किया। आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है? तुमने वादा किया था कि तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे। मैंने इसी वादे पर तुम्हें स्पोर्ट्स कार भी लेकर दी। हर बात मान रहे हैं हम लोग तुम्हारी, फिर भी तुम्हें कतन एहसास नहीं है हम लोगों का, ना खानदान का ना इज्जत का। सलार इसी तरह चुप बैठा रहा। किसी और का नहीं तो हम दोनों का ही ख्याल करो, तुम्हारी वजह से हमारी रातों की नींदें उड़ गई हैं। तैयबा ने कहा, तुम्हें कोई परेशानी कोई प्रॉब्लम है तो हमसे डिस्कस करो, हमसे कहो, मगर इस तरह मरने की कोशिश करना। तुमने कभी सोचा है अगर तुम इन कोशिशों में कामयाब हो जाते हो तो हमारा क्या होता? सलार खामोशी से इनकी बातें सुनता रहा। इनकी बातों में कुछ भी नया नहीं था। खुदकुशी की हर कोशिश के बाद वो इनसे इसी तरह की बातें सुनता था। कुछ बोलो, चुप क्यों हो? कुछ समझ में आ रहा है तुम्हें? तैयबा ने झुंझला कर कहा। वो इन्हें देखने लगा। माँ बाप को इस तरह जलील करके बड़ी खुशी मिलती है तुम्हें? इस कदर शानदार मुस्तकबिल है तुम्हारा और तुम अपनी अहमकाना हरकतों से अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश कर रहे हो। लोग तरसते हैं इस तरह के एकेडमिक रिकॉर्ड के लिए। सिकंदर उस्मान ने इसे इसका एकेडमिक रिकॉर्ड याद दिलाने की कोशिश की। सलार ने बेख्तियार एक जमाई ली। वो जानता था अब वो इसकी बचपन से लेकर इसकी अब तक की कामयाबियों को दोहराना शुरू करेंगे। ऐसा ही हुआ था। अगले 15 मिनट इस मौजू पर बोलने के बाद इन्होंने थक कर पूछा, आखिर तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मैं क्या बोलूं? सब कुछ तो आप दोनों कह देते हैं। सलार ने कुछ उकताए हुए अंदाज में कहा, मेरी जिंदगी मेरा पर्सनल मामला है, फिर भी मैंने आपको बताया है कि दरअसल मैं मरने की कोशिश नहीं कर रहा था। सिकंदर ने इसकी बात काटी, तुम जो भी कर रहे थे वो मत करो, हम पर कुछ रहम खाओ। सलार ने नाराजगी से बाप को देखा, तुम आखिर ये क्यों नहीं कह देते कि तुम आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे? फजूल में बहस क्यों करते जा रहे हो? इस बार तैयबा ने इससे कहा, अच्छा ठीक है, नहीं करूंगा ऐसी कोई भी हरकत। सलार ने बेजारी से जैसे इन दोनों से जान छुड़ाने के लिए कहा। सिकंदर ने गहरा सांस ली। वो इसके वादे पर मुतमईन नहीं हुए थे, ना वो ना इनकी बीवी, मगर ऐसे वादे लेने के अलावा इनके पास और कोई चारा भी नहीं था। वो बचपन से इसे अपने बेटे पर फख्र करते आ रहे थे, मगर पिछले कुछ सालों से इनका फख्र खत्म हो गया था। जितना परेशान इन्हें सलार ने किया था इतना इनके बाकी बच्चों ने मिलकर भी नहीं किया था। अब कैसा है तुम्हारा दोस्त? गए थे तुम इसकी खैरियत दरियाफ्त करने? इमामा वसीम के साथ मार्केट जा रही थी कि अचानक इसे सलार का ख्याल आया। पहले से तो काफी हालत बेहतर है इसकी, शायद कल परसों तक डिस्चार्ज हो जाए। वसीम ने इसे सलार के बारे में तफसीलात से आगाह किया। तुम चलोगी वापसी पर इसको देखने? वसीम को अचानक ख्याल आया। मैं? इमामा हैरान हुई। मैं क्या करूंगी जाकर? खैरियत दरियाफ्त करना, और क्या करना है तुम्हें? वसीम ने संजीदगी से कहा। अच्छा, इमामा ने कुछ तामुल से कहा, चलो ठीक है चलेंगे। हालांकि इस तरह के मरीज की आदत करना फजूल है। इसने लापरवाही से कंधे झुकाते हुए कहा, ऐसे मुझे तवक्का थी इसके पेरेंट्स हमारे घर आएंगे शुक्रिया वगैरह अदा करने। हमने इनके बेटे की जान बचा ली। किस कदर बर्वक्त मदद की थी हमने, मगर इन्होंने तो भूले से हमारे कार का रुख भी नहीं किया। इमामा ने तबसरा किया, तुम इन बेचारों की कंडीशन का अंदाजा ही नहीं कर सकती, किस मुंह से वो शुक्रिया अदा करने आए। और फिर अगर कोई ये पूछ बैठे कि आपके बेटे ने ऐसी हरकत क्यों की, तो वो दोनों क्या जवाब देंगे? वो बेचारे अजीब मुश्किल में फंसे हुए हैं। वसीम ने कदरे अफसोस करने वाले अंदाज में कहा, वैसे इसके पेरेंट्स ने मेरा बहुत शुक्रिया अदा किया है, और अम्मी और बाबा परसों जब इसकी खैरियत दरियाफ्त करने गए थे तो इन्होंने भी वहाँ इन दोनों का बहुत शुक्रिया अदा किया है। ये तो अम्मी और बाबा की समझदारी थी कि इन्होंने इनसे कोई सवाल नहीं किया सलार के बारे में, वरना तो इधर भी खासी खपत का सामना करना पड़ता इन्हें। वसीम ने गाड़ी मोड़ते हुए कहा, मगर आखिर तुम्हारे इस दोस्त का मसला क्या है? क्यों बैठे बिठाए इस तरह की अहमकाना हरकतें करने लगता है? इमामा ने पूछा। तो मुझसे इस तरह पूछ रही हो जैसे वो मुझे सब कुछ बता कर करता है। मुझे क्या पता वो किस लिए ये सब कुछ करता है और क्यों करता है? तुम्हारा इतना गहरा दोस्त है, तुम पूछते क्यों नहीं इससे? इतना गहरा भी नहीं है कि ऐसी बातों के बारे में वो मुझे बताने लगी। और वैसे भी क्यों करे दो, इसका कोई होगा इसका मसला। तो फिर बेहतर नहीं कि तुम ऐसे दोस्तों से कुछ फासले पर रहो। ऐसे लोगों से दोस्ती अच्छी नहीं होती। अगर कल को तुमने भी इस तरह की हरकतें शुरू कर दी तो? वैसे तुमने इस दिन जो हरकत की थी वो अगर इसे याद रही तो हमारी दोस्ती में खुद ही खासा फर्क आ जाएगा।
वसीम ने कुछ जताने वाले अंदाज में कहा। मैं नहीं समझती कि इसे वो थप्पड़ याद होगा। वो सही तौर पर होश में तो नहीं था। तुमसे जिक्र किया इसने इस बारे में? इमामा ने पूछा। नहीं, मुझसे तो कहा तो नहीं, मगर हो सकता है कि इसे याद हो। तुमने अच्छा नहीं किया था। इसने हरकत ही ऐसी की थी। एक तो अपना हाथ खींच रहा था, दूसरा गालियां दे रहा था, ऊपर से मेरा दुपट्टा भी खींच लिया। इसने दुपट्टा नहीं खींचा था, इसका हाथ लगा था। वसीम ने सलार पर दिफा करते हुए कहा। जो भी था, इस वक्त तो मुझे बहुत गुस्सा आया था, मगर बाद में मुझे भी अफसोस हुआ था, और मैंने तो अल्लाह का शुक्र अदा किया कि वो बच गया। अगर वो कहीं वो मर जाता तो मुझे बहुत ही पछतावा होता अपने इस थप्पड़ का। इमामा ने कदरत माजरत ख्वाना अंदाज में कहा। चलो, तुम आज जा रही हो तो माजरत कर लेना, वसीम ने मशवरा दिया। क्यों एक्सक्यूज करूं? हो सकता है इसे कुछ याद ही ना हो, फिर मैं ख्वाम में गड़े मुर्दे उखाड़ूं। इसे याद दिलाऊं कि मैंने इसके साथ ऐसा किया था, इमामा ने फौरन कहा। और फर्ज करो इसे सब कुछ याद हुआ तो तो क्या होगा? वो कौन सा हमारा रिश्तेदार है कि इससे ताल्लुकात खराब हो जाएंगे या मेलजोल में फर्क पड़ेगा? इमामा ने लापरवाही से कहा। शॉपिंग करने के बाद सलार इसे क्लिनिक ले आया, जहां सलार जेरे इलाज था। वो दोनों जिस वक्त इस कमरे में दाखिल हुए, इस वक्त वो सूप पीने में मसरूफ था। सलार ने वसीम के साथ आने वाली लड़की को देखा और फौरन पहचान लिया था। अगरचे इस रात इस हालत में वो इसे शिनाख्त नहीं कर सका, मगर इस वक्त इसे देखते ही वो इसे पहचान गया था। अपनी मम्मी से ये बात वो पहले ही जान चुका कि वसीम की बहन ने इसे फर्स्ट एड दी थी, मगर इसे वो फर्स्ट एड याद नहीं थी, बस वो सन्नाटेदार थप्पड़ याद था जो इस रात इसे पड़ा था। इसलिए इमामा को देखते ही वो सूप पीते पीते रुक गया। इसकी झुकती हुई नजरों से इमामा को अंदाजा हो गया कि इसे यकीनन इस रात होने वाले वाकयात किसी न किसी हद तक याद थे। रस्मी अलेक्स लाइक के बाद इसकी मम्मी इमामा का शुक्रिया अदा करने लगी, जबकि सलार ने सूप पीते हुए गहरी नजरों से इसे देखा। वसीम से इसकी दोस्ती को कई साल गुजर चुके थे और इसने वसीम के घर में इमामा को भी कई बार देखा था, मगर इसने पहले कभी तवज्जो नहीं दी थी। इस दिन पहली बार वो इस पर कदरे तनकीदी अंदाज में गौर कर रहा था। इसके दिल में इमामा के लिए तशक्कुर या एहसान मंदी के लिए कोई जज्बात नहीं थे। इसकी वजह से इसके सारे प्लान का बेड़ा गर्क हो गया था। इमामा इसकी मम्मी से गुफ्तगू में मसरूफ थी, मगर वो वक्तन फवक्तन अपने ऊपर पड़ने वाली इसकी नजरों से भी वाकिफ थी। जिंदगी में पहली बार इसे किसी की नजरें इतनी बुरी लगी थी। एक लम्हे के लिए इसका दिल चाहा वो उठकर वहां से भाग जाए। सलार के बारे में इसकी राय और भी खराब हो गई थी। वो अपने इस थप्पड़ के लिए माजरत के इरादे से वहां आई थी, मगर इस वक्त इसका दिल चाहा इसे 2-4 और थप्पड़ लगा दी। थोड़ी देर वहां बैठने के बाद फौरन ही वो ये वापस जाने के लिए उठ खड़ी हुई, और वापस जाते हुए इसने सलार के साथ अलैग सलैग का तकल्लुफ भी नहीं किया था। वो सिर्फ इसकी मम्मी के साथ दुआ सलाम के बाद सलार की तरफ देखे बगैर बाहर निकल आई थी, और बाहर आकर इसने सुकून का सांस लिया था। इस तरह के दोस्त बनाए हुए हैं तुमने? इसने बाहर निकलते ही वसीम से कहा, जिसने कुछ हैरानी से इसे देखा। क्यों, अब क्या हुआ है? इसे देखने तक की तमीज नहीं है, इस बात का एहसास तक नहीं है कि मैं इसके दोस्त की बहन हूँ और इसके दोस्त के साथ इसके कमरे में मौजूद हूँ। वसीम इसकी बात पर कुछ खफीफ सा हो गया। यह आदमी इस काबिल नहीं है कि इसकी इयादत के लिए जाया जाए, और तुम इसके साथ मिलजुल बंद करो। अच्छा ठीक है, मैं मोहतात रहूंगा। अब तुम बार बार इसको बात को ना दोहराओ, वसीम ने मौजूद गुफ्तगू बदलने की कोशिश करते हुए कहा। इमामा दानिश तौर पर खामोश हो गई, मगर सलार इसकी नापसंदीदा फर्स्ट लिस्ट में शामिल हो चुका था। ये एक इत्तेफाक ही था कि वो इन दोनों कुछ छुट्टियां गुजारने इस्लामाबाद आई हुई थी, वरना शायद सलार से इसका इतना करीबी और इतना नापसंदीदा तारुफ और ताल्लुक कभी ना पैदा होता। इस्लाम कबूल करने के बाद इसने पहली बार जलाल नसर को तब करीब से देखा जब एक दिन वो चारों कॉलेज के लॉन में बैठी गुफ्तगू में मसरूफ थी। वो वहां किसी काम से आया था। रस्मी सी अलैग फलैग के बाद वो ज़ैनब के साथ चंद कदम दूर जा खड़ा हुआ था। इमामा इसके चेहरे से नजरें नहीं हटा सकी। एक अजीब सी मुसरत और सरखुशी का एहसास इसे घेरे में ले रहा था। वो चंद मिनट ज़ैनब से बात करने के बाद वहीं से चला गया। इमामा इसके पुश्त पर नजरें जमाए इस वक्त तक इसे देखती रही जब तक वो नजरों से ओझल नहीं हो गया। इसके इर्द गिर्द बैठी इसकी फ्रेंड्स क्या बातें कर रही थी, इस वक्त इसका कोई एहसास नहीं था। जब वो इसकी नजरों से ओझल हो गया तो एकदम जैसे वो दोबारा अपने माहौल में वापस आ गई। जलाल नसर से इसकी दूसरी मुलाकात ज़ैनब के घर पर हुई। इस दिन वो कॉलेज से वापसी पर ज़ैनब के साथ इसके घर आई थी। ज़ैनब कुछ दिनों से इन सब को अपने यहाँ आने के लिए कह रही थी, बाकी सब ने कोई ना कोई बहाना बना दिया था, मगर इमामा इस दिन इसके साथ इसके घर चली आई थी। इसके घर आकर इसे अजीब से सुकून का एहसास हुआ था। शायद इस एहसास की वजह जलाल नसर से इस घर की नस्बत थी। वो ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी और ज़ैनब चाय तैयार करने के लिए किचन में गई थी। जब जलाल ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ, इमामा को वहां देखकर कुछ चौंक गया। शायद इसे इमामा को वहां देखने की तवक्को नहीं थी।
अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? जलाल ने शायद इस तरह बेधड़क अंदर दाखिल होने पर अपनी जेब मिटाने के लिए कहा। इमामा ने रंग बदलते चेहरे के साथ इसका जवाब दिया। जैनब के साथ आई हैं आप? इसने पूछा। जी, जैनब ने कहा है, मैं दरअसल इसको ढूंढते हुए यहाँ आ गया। मुझे पता नहीं था कि इसकी कोई दोस्त यहाँ मौजूद है। कुछ माजरत खाना अंदाज में कहते हुए वो पलट गया। आप बहुत अच्छी नात पढ़ते हैं, इमामा ने बेसाख्ता कहा। वो ठिठक गया। शुक्रिया। वो कुछ हैरान नजर आया। आपने कहाँ सुनी है? एक दिन मैंने जैनब को फ़ोन किया था। जब तक फ़ोन होल्ड रहा मुझे आपकी आवाज़ आती रही। फिर जैनब से आपके बारे में पता चला। मैं इस नातिया मुकाबले में शामिल थी जहाँ आपने वो नात पढ़ी थी। वो बेख्तियार कहती चली गई। जलाल नसीर की समझ में नहीं आया वो हैरान हो या खुश। बहुत अच्छी तो नहीं, बस पढ़ लेता हूँ, अल्लाह का करम है। इसने हैरत के इस झटके से संभलते हुए सफ़ेद चादर में लिपटी इस दुबली पतली दराज कामत लड़की को देखा, जिसकी गहरी सी आंखें कोई बहुत अजीब सा तासुर लिए हुई थी। अपनी आवाज़ की तारीफ वो बहुत सौ से सुन चुका था, मगर इस वक्त इस लड़की की तारीफ इसके लिए कदरे गैर मामूली थी। और जिस अंदाज में इसने ये कहा कि वो इससे भी ज्यादा अजीब थी। वो पलट कर ड्राइंग रूम से बाहर निकल गया। वो वैसे भी लड़कियों से गुफ्तगू में महारत नहीं रखता था, और फिर एक ऐसी लड़की से गुफ्तगू जिससे वो सिर्फ चेहरे की हद तक वाकिफ था। इमामा एक अजीब सी मुसर्रत के आलम में वहां बैठी हुई थी। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसने जलाल नज़ीर से बात की थी, अपनी सामने, खुद से इतनी करीब। वो ड्राइंग रूम के दरवाजे से कुछ आगे कारपेट पर इस जगह को देखती रही जहां वो कुछ देर पहले खड़ा था। तसव्वुर की आंख से वो इसे अभी भी वहीं देख रही थी। इनकी अगली मुलाकात हॉस्पिटल में हुई। पिछली दफा अगर इमामा दानिस्ताना तौर पर जैनब के घर गई थी तो इस बार ये एक इत्तेफाक था। इमामा राबिया के साथ वहां आई थी, जैसे वहां अपनी किसी दोस्त से मिलना था। हॉस्पिटल के एक कॉरिडोर में फाइनल स्टूडेंट के एक ग्रुप में इसने जलाल नसीर को देखा। इसकी एक हार्ट बीट मिस हुई। कॉरिडोर में इतना रश था कि वो इसके पास नहीं जा सकती थी, और इस वक्त पहली बार इमामा को एहसास हुआ कि इसे सामने देखकर इसके लिए रुक जाना कितना मुश्किल काम था। राबी के दोस्त के साथ बैठे हुए भी इसका ध्यान मुकम्मल तौर पर बाहर ही था। एक डेढ़ घंटे के बाद वो राबिया के साथ इसकी दोस्त के कमरे से बाहर आई थी। अब वहाँ फाइनल ईयर के स्टूडेंट का वो ग्रुप नहीं था। इमामा को बेख्तियार मायूसी हुई। राबिया इसके साथ बातें करते हुए बाहर निकल रही थी जब सीढ़ियों पर इन दोनों का आमना सामना जलाल से हो गया। इमामा के जिस्म से जैसे करंट सा गुजर गया। अस्सलाम वालेकुम जलाल भाई, कैसे हैं आप? राबिया ने पहल की थी। अल्लाह का शुक्र है, इसने सलाम का जवाब देते हुए कहा। आप लोग यहाँ कैसे आ गए? इस बार जलाल ने इमामा को देखते हुए पूछा। इसने सलाम का जवाब देते हुए कहा। आप लोग यहाँ कैसे आ गए? इस बार जलाल ने इमामा को देखते हुए पूछा। मैं अपनी एक फ्रेंड से मिलने आई थी और इमामा मेरे साथ आई थी, राबिया ने मुस्कुराते हुए बता रही थी, जबकि इमामा खामोशी से इसके चेहरे पर नजरें जमाए हुई थी। इसकी आवाज़ सुनते हुए वो एक बार फिर ट्रांस में आ रही थी। इसने बहुत कम लोगों को इतने शाइस्ता लहजे में उर्दू बोलते हुए सुना था। जिस लहजे में वो बात कर रहा था, पता नहीं क्यों हर बार इसकी आवाज़ सुनते ही इसकी कानों में इसकी पड़ी हुई वो नाद गूंजने लगती थी। इसे अजीब सा रश गा रहा था इसे देखते हुए। जलाल ने राबिया से बात करते हुए शायद इसकी महवियत को महसूस किया था, इसीलिए बात करते करते इसने इमामा की तरफ देखा और मुस्कुराया। इमामा ने इसके चेहरे से नजरें हटा ली। बेख्तियार इसका दिल चाहा था वो इस शख्स के और करीब चली जाए। जलाल से नजरें हटाकर इर्द गिर्द गुजरते लोगों को देखते हुए इसने 3 बार लाहौल पड़ी। शायद इस वक्त शैतान मेरे दिल में आकर मुझे इसकी तरफ रागिब कर रहा है, इसने सोचा। मगर लाहौल पढ़ने के बाद भी इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आई। वो अब भी जलाल के लिए वैसे ही कोशिश महसूस कर रही थी। अजरत से इसे इतने सालों की मंगनी के बाद भी कभी इसने अपने आप को इसके लिए इस तरह बेख्तियार होते नहीं देखा था जिस तरह वो इस वक्त हो रही थी। वहाँ खड़े इसे पहली बार जलाल से बहुत ज्यादा खौफ आया। मैं क्या करूंगी अगर मेरा दिल आदमी को देखकर इसी तरह बेख्तियार होता रहा? आखिर इसे देखकर मुझे, इसने भी जैसे बेबसी के आलम में सोचा, मैं इतनी कमजोर तो कभी भी नहीं थी कि इस जैसे आदमी को देखकर इस तरह इसने अपने वजूद को मोम पाया। भाई आप फारिग हैं? इस रात जैनब दरवाजे पर दस्तक देकर जलाल के कमरे में दाखिल हुई। हाँ आ जाओ। इसने स्टडी टेबल पर बैठे बैठे गर्दन मोड़कर जैनब को देखा। आपसे एक काम है। जैनब इसके पास आते हुए बोली। क्या काम है? ये एक कैसेट में अपनी आवाज में कुछ नाते रिकॉर्ड कर दें, जैनब ने कहा। जलाल ने हैरत से इसकी फरमाइश सुनी। किस लिए? वो मेरी दोस्त है इमामा, इसको आपकी आवाज़ बहुत पसंद है, इसलिए इसने मुझसे फरमाइश की और मैंने हामी भर ली, जैनब ने तफसील बताई। जलाल इस फरमाइश पर मुस्कुराया। इमामा से कुछ दिन पहले होने वाली मुलाकात इसे याद आ गई। ये वही लड़की है जो इस दिन यहाँ आई थी? जलाल ने सरसरी अंदाज में पूछा। हाँ वही लड़की है, इस्लामाबाद से आई है। इस्लामाबाद से? हॉस्टल में रह रही है? जलाल ने कुछ दिलचस्पी रहते हुए पूछा। जी हॉस्टल में रह रही है, काफ़ी अच्छा खानदान है इसका, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इसके फादर। मगर इमामा से मिलकर ज़रा महसूस नहीं होता। ज़रा में बेख्तियार इमामा की तारीफ की। काफ़ी मजहबी लगती है।
मैंने इसे एक दो बार तुम्हारे साथ कॉलेज में भी देखा है। कॉलेज में भी चादर उड़ी होती है इसने। यहाँ कॉलेज की आबो हवा का अभी तक असर नहीं हुआ इस पर, जलाल ने कहा। भाई, इसकी फैमिली भी खासी मजहबी है, क्योंकि वो जब से यहाँ आई है इसी तरह ही है। मेरा ख्याल है काफ़ी कंजर्वेटिव लोग हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि इसकी फैमिली खासी तालीमी याफ्ता है। ना सिर्फ भाई बल्कि बहनें भी। ये घर में सबसे छोटी है, ज़ैनब ने तफसील से बताते हुए कहा। तो फिर आप कब रिकॉर्ड करके देंगे? ज़ैनब ने पूछा। तुम कल ले लेना, मैं रिकॉर्ड कर दूंगा, जलाल ने कहा। वो सर हिलाते हुए कमरे से निकल गई। जलाल कुछ देर किसी सोच में डूबा रहा, फिर दोबारा इस किताब की तरफ मुतवज्जा हो गया जिसे वो पढ़ रहा था। इनकी अगली मुलाकात लाइब्रेरी में हुई। इस बार इमामा इसे वहां मौजूद देखकर बेख्तियार इसकी तरफ चली गई थी। रस्मी अलग सेलेक्ट के बाद इमामा ने कहा, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। जलाल ने हैरानी से इसे देखा। किस लिए? इस कैसेट के लिए जो आपने रिकॉर्ड करके भिजवाई थी। जलाल मुस्कुराया। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। मुझे अंदाजा नहीं था कि कभी कोई मुझसे ऐसी फरमाइश कर सकता है। आप बहुत खुशकिस्मत हैं, इमामा ने मध्यम आवाज में इसे देखते हुए कहा। मैं? किस हवाले से? जलाल ने एक बार फिर हैरान होते हुए पूछा। हर हवाले से। आपके पास सब कुछ है। आपके पास भी तो बहुत कुछ है। वो जलाल की बात पर अजीब से अंदाज में मुस्कुराई। जलाल को शक हुआ कि इसकी आंखों में कुछ नमी नमूदार हुई थी, मगर वो यकीन से नहीं कह सकता था। वो अब नजरें झुकाए हुई थी। पहले कुछ भी नहीं था, अब वाकई सब कुछ है। जलाल ने मध्यम आवाज में इसे कहते सुना। वो ना समझने वाले अंदाज में इसे देखने लगा। आप इतनी मोहब्बत से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि इसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। जलाल खामोशी से इसकी बात मुकम्मल होने का इंतजार करता रहा। मुझे आप पर रश्क आता है। चंद लम्हे बाद वो आहिस्ता से बोली। सब लोगों को तो इस तरह की मोहब्बत नहीं होती जैसी मोहब्बत आपको हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। हो भी जाए तो हर कोई इस तरह इस मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकता कि दूसरे भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में गिरफ्तार होने लगे। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी आपसे बड़ी मोहब्बत होगी। इसने नजरें उठाई। इसकी आंखों में कोई नमी नहीं थी। शायद मुझे वहम हुआ था। जलाल ने इसे देखते हुए सोचा, ये मैं नहीं जानता। अगर ऐसा हुआ तो मैं वाकई बहुत खुशकिस्मत इंसान हूँ। मैं तो सिर्फ ये जानता हूँ कि मुझे वाकई हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत है। मुझ जैसे लोगों के लिए इतना ही काफ़ी है। हर एक को अल्लाह से मोहब्बत नहीं नवाजता। वो बड़ी रसानियत से कह रहा था। इमामा इसके चेहरे से नजरें नहीं हटा सकी। इसे कभी किसी शख्स के सामने इस तरह का एहसास कमतरी नहीं हुआ था, जिस तरह का एहसास कमतरी वो जलाल अंसर के सामने महसूस कर रही थी। शायद मैं भी नात पढ़ लूँ, शायद मैं भी बहुत अच्छी तरह इसे पढ़ लूँ, मगर मैं जलाल अंसर कभी नहीं हो सकती, कभी बन ही नहीं सकती। कभी मेरी आवाज़ सुनकर किसी का वो हाल नहीं हो सकता जो जलाल अंसर की आवाज़ सुनकर होता है। वो लाइब्रेरी से निकलते हुए मुसलसल मायूसी के आलम में सोच रही थी। जलाल अंसर से होने वाली चंद मुलाकातों के बाद इमामा ने पूरी कोशिश की थी कि वो दोबारा कभी इसका सामना ना करे, न इसके बारे में सोचे, न जैनब के घर जाए। हत्ता कि इसने जैनब के साथ अपने ताल्लुकात को भी अपनी तरफ से बहुत महदूद करने की कोशिश की थी। इसकी हर हिफाजती तब्दील पूरी तरीके से नाकाम होती गई। हर गुजरते दिन के साथ इमामा बेबसी में इजाफा होता जा रहा था और फिर इसने घुटने टेक दिए थे। इस आदमी में कोई चीज़ ऐसी थी जिसके सामने हर मज़ाहिमत दम तोड़ती जा रही थी, और शायद इसका यह एतराफ़ ही था कि जिसने एक बार फिर जलाल की तरफ मुतवज्जा कर दिया। पहले इसके लिए इसकी बेख्तियारी लाशऊरी थी, फिर इसने शऊर तौर पर जलाल को इज्जत की जगह दे दी थी। आखिर क्या बुराई है अगर मैं इस शख्स के साथ चाहूँ जिसकी आवाज़ मुझे बार बार अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लौटने पर मजबूर करती रही। मैं क्यों इस शख्स के हसूल की ख्वाहिश ना करूं जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुझसे भी ज़्यादा मोहब्बत रखता है। क्या मज़ाइका है अगर मैं इस शख्स को अपना मुकद्दर बनाए जाने की दुआ करूं जिसके लिए मैं उनस रखती हूँ और जिस किरदार से मैं वाकिफ हूँ। क्या बुरा है अगर मैं ये चाहूँ कि मैं जलाल अंसर के नाम से शनाख्त पाऊँ, इस वाहिद आदमी के नाम से जिसे सुनते जैसे देखते मुझे इस पर रश्क आता है। इसके पास हर दलील, हर तवज्जो मौजूद है। बहुत गैर महसूस तौर पर वो हर इस जगह जाने लगी जहाँ जलाल के पास पाए जाने का इम्कान होता, और वो अक्सर वहाँ पाया जाता। वो ज़ैनब को इस वक्त फ़ोन करती जब जलाल घर पर होता, क्योंकि घर पर होते हुए फ़ोन हमेशा वही रिसीव करता। दोनों के दरमियान छोटी मोटी गुफ्तगू रफ्ता रफ्ता तवील होने लगी। फिर वो मिलने लगे। जवेरिया, राबिया, ज़ैनब, तीनों को इमामा और जलाल के इन बढ़ते हुए ताल्लुकात के बारे में पता नहीं था। जलाल अब हाउस जॉब कर रहा था और इमामा अक्सर इसके हॉस्टल जाने लगी। बाकायदा अजहार मोहब्बत ना करने के बावजूद वो दोनों अपने लिए एक दूसरे के जज्बात के वाकिफ थे। जलाल जानता था कि इमामा इसे पसंद करती थी, और ये पसंदीदगी आम नौयत की नहीं थी। खुद इमामा भी ये जान चुकी कि जलाल इसके लिए कुछ खास किस्म के जज्बात महसूस करने लगा है। जलाल इस कदर मजहबी था कि इसने कभी बात का तसव्वुर भी नहीं किया था कि वह किसी लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएगा। ना सिर्फ ये मोहब्बत करेगा बल्कि इस तरह इससे मिला करेगा।
मगर ये सब कुछ गैर महसूस अंदाज में होता गया। इसने कभी ज़ैनब से इस बात का जिक्र नहीं किया कि इसके और इमामा के दरमियान किसी खास नौयत का ताल्लुक है। अगर वो ये इंकशाफ कर देता तो ज़ैनब इसे यकीनन इमामा की असरत के साथ तयशुदा निस्बत से आगाह करती थी। बहुत शुरू में ही वो इमामा की ऐसी किसी निस्बत के बारे में जान लेता तो वो इमामा के बारे में बहुत मोहतात हो जाता। फिर कम अज़ कम इमामा के लिए इस हद तक इन्वॉल्व होने का सवाल ही पैदा नहीं होता जिस हद तक वो हो चुका था। इनके दरमियान होने वाली ऐसी ही एक मुलाकात में इमामा ने इसे प्रपोज किया था। इसे इमामा की जुर्रत पर कुछ हैरानी हुई थी क्योंकि कम अज़ कम वो खुद बहुत चाहने के बावजूद भी ये बात नहीं कह सका था। आपका हाउस जॉब कुछ अरसे में मुकम्मल हो जाएगा, इसके बाद आप क्या करेंगी? इमामा ने इस दिन इससे पूछा था। इसके बाद मैं स्पेशलाइजेशन के लिए बाहर जाऊंगा, जलाल ने बड़ी सहूलत से कहा। इसके बाद वापस आऊंगा और अपना हॉस्पिटल बनाऊंगा। आपने अपनी शादी के बारे में सोचा है? इसने अगला सवाल किया। जलाल ने हैरान मुस्कुराहट के साथ इसे देखा। इमामा, शादी के बारे में हर एक ही सोचता है, आप किससे करेंगे? ये तय करना अभी बाकी है। इमामा चंद लम्हे खामोश रही। मुझसे शादी करेंगे? जलाल दम्बखुद इसे देखने लगा। इसे इमामा से इस सवाल की तवक्का नहीं थी। आपको मेरी बात बुरी लगी है? इमामा ने इसे गुमसुम देखकर पूछा। वो एकदम जैसे होश में आ गया। नहीं, ऐसा नहीं है, इसने बेख्तियार कहा। ये सवाल मुझे तुमसे करना चाहिए था। तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, इमामा ने बड़ी सहूलत से जवाब दिया। और आप? मैं हाँ, ऑफ कोर्स। तुम्हारे अलावा मैं और किससे शादी कर सकता हूँ? इसने अपने जुमले पर इमामा के चेहरे पर एक चमक आती देखी। मैं हाउस जॉब खत्म होने के बाद अपने माँ बाप को तुम्हारे यहाँ भिजवाऊंगा। वो इस बार जवाब में कुछ कहने के बजाय चुप सी हो गई। जलाल, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं आपसे अपने घर वालों की मर्जी के बगैर शादी कर लूँ? जलाल इसकी बात पर हक्का बक्का रह गया। क्या मतलब? हो सकता है मेरे पेरेंट्स इस शादी पर तैयार ना हो। क्या तुमने अपने पेरेंट्स से बात की है? नहीं। तो फिर तुम ये कैसे कह सकती हो? क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स को अच्छी तरह जानती हूँ, इसने रसानियत से कहा। जलाल एकदम कुछ परेशान नजर आने लगा। इमामा, मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि तुम्हारे पेरेंट्स को हम दोनों की शादी पर कुछ एतराज़ हो सकता है। मैं तो समझ रहा था कि ऐसा नहीं होगा, मगर ऐसा हो सकता है। आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि क्या आप इस सूरत में मुझसे शादी कर लेंगे? जलाल कुछ देर खामोश रहा। इमामा इस्तिराब के आलम में इसे देखती रही। कुछ देर बाद जलाल ने अपनी खामोशी को तोड़ा। हाँ, मैं तब भी तुमसे शादी कर लूंगा। मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है कि मैं अब किसी दूसरी लड़की से शादी करूँ। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे पेरेंट्स इस शादी पर रजामंद हो जाएं, लेकिन अगर वो नहीं होते तो फिर हमें इनकी मर्जी के बगैर शादी करनी होगी। क्या आपके पेरेंट्स इस शादी पर रजामंद हो जाएंगे? हाँ, मैं इन्हें मना लूंगा, वो मेरी बात नहीं टालते, जलाल ने फखरी अंदाज में कहा। वो हेलो की आवाज पर पलटी। इससे चंद कदम के फासले पर सलार खड़ा था। वो अपनी इसी बेढंगे हुलिये में था। टी शर्ट के सारे बटन खुले हुए थे और वो खुद जीन्स की जेबों में हाथ डाले खड़ा था। एक लम्हे के लिए मामा की समझ में नहीं आया कि वो किस तरह रद्द अमल जाहिर करे। सलार के साथ तैमूर भी था। आओ, इस लड़की से मिलवाता हूँ तुम्हें। सलार ने मामा की किताबों की दुकान पर देखा तो करीब चला आया। तैमूर ने गर्दन मोड़कर देखा और हैरानी से कहा, इस चादर वाली से? हाँ। सलार ने कदम बढ़ाए। ये कौन है? तैमूर ने पूछा। ये वसीम की बहन है, सलार ने कहा। वसीम की? मगर तुम इससे क्यों मिल रहे हो? वसीम और इसकी फैमिली तो काफी कंजर्वेटिव है, इससे मिलकर क्या करोगे? तैमूर ने मामा पर दूर से एक नजर डालते हुए कहा। पहली बार नहीं मिल रहा हूँ, पहले भी मिल चुका हूँ, बात करने में क्या हर्ज है? सलार ने इसकी बात सुनी अनसुनी करते हुए कहा। इमामा ने मैगजीन हाथ में पकड़े पकड़े एक नजर सलार को और एक नजर इसके साथ खड़े लड़के को देखा जो तकरीबन सलार जैसे हुलिये में ही था। हाउ आर यू? सलार ने इसे अपनी तरफ मुतवज्जा देखकर कहा। फाइन। इमामा ने मैगजीन बंद करते हुए इसे देखा। ये तैमूर है, वसीम से इसकी भी खासी दोस्ती है, सलार ने तारुफ करवाया। इमामा ने एक नज़र तैमूर को देखा, फिर हाथ के इशारे से शॉपिंग सेंटर के एक हिस्से की तरफ इशारा करते हुए कहा, वसीम वहाँ है। सलार ने गर्दन मोड़कर इसकी तरफ देखा जिस तरफ से इसने इशारा किया था और फिर कहा, मगर हम वसीम से तो मिलने नहीं आए। तो इमामा ने संजीदगी से कहा, आपसे बात करने आए हैं, मगर मैं तो आपको नहीं जानती, फिर आप मुझसे क्या बात करने आए हैं? इमामा ने सर्द महरी से कहा। इसे सलार की आंखों से वहशत होने लगी थी। काश ये किसी से नजरें झुकाकर बात करना सीख लेता, खास तौर पर किसी लड़की से। इसने मैगजीन दोबारा खोल लिया। आप मुझे नहीं जानती? सलार मजाक उड़ाने वाले अंदाज में हंसा। आपके घर के साथ ही मेरा घर है, यकीनन है, मगर मैं आपको जाती तौर पर नहीं जानती। इसने इसी दुखाई से मैगजीन पर नजरें जमाए हुए कहा, चंद माह पहले आपने एक रात मेरी जान बचाई थी। सलार ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में इसे याद दिलाया। मेडिकल के स्टूडेंट हूँ, होने की हैसियत से ये मेरा फर्ज था। मेरे सामने कोई भी मर रहा होता मैं यही करती। अब मुझे एक्सक्यूज करें, मैं कुछ मसरूफ हूँ। सलार इसके कहने के बावजूद टस से मस नहीं हुआ। तैमूर ने इसके बाजू को होले से खींचकर चलने का इशारा किया। शायद इसे वसीम के हवाले से इमामा का लिहाज था, मगर सलार ने अपना बाजू छुड़ा लिया। मैं इस रात आपकी मदद के लिए शुक्रिया अदा करना चाहता था, हालांकि आपने मुझे प्रोफेशनल तरीके से ट्रीटमेंट नहीं दिया था। इस बार सलार ने संजीदगी से कहा। इमामा ने इसकी बात पर मैगजीन से नजरें हटाकर इसे देखा।
آپ کا इशारा अगर इस थप्पड़ की तरफ है तो हाँ, वो बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं था और मैं इसके लिए माजरत करती हूँ। मैंने इसे माइंड नहीं किया। मेरा इशारा इस तरफ नहीं था। सलार ने लापरवाही से किया। मुझे तवक्का थी कि अगर आपका इस थप्पड़ को माइंड नहीं करेंगे, क्योंकि इसी के मुस्तहिक थे, और एक नहीं 10। इसने जुमले का आधा हिस्सा जब्त कर लिया। वैसे आपका इशारा किस तरफ था? बेहद थर्ड क्लास तरीके से बैंडेज की थी आपने मेरी, और आपको प्रॉपर तरीके से ब्लड प्रेशर तक चेक करना नहीं आता। सलार ने लापरवाही से कहते हुए च्युइंगम की एक स्टिक अपने मुंह में डाली। इमामा की कान की लोएं सुर्ख हो गई। वो पल की चिपकाए बगैर इसे देखती रही। अफसोसनाक बात यह है कि एक डॉक्टर को ऐसे मामूली काम ना आते हों जो किसी भी आम आदमी को आते हैं। इस बार इसका अंदाज फिर मजाक उड़ाने वाला था। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मेडिकल की इब्तिदाई सालों में हूँ, पहली बात। और जहाँ तक अनप्रोफेशनल होने का ताल्लुक है तो अगली बार सही। आपने तो अभी इस तरह की कई कोशिशें करनी है। मैं आहिस्ता आहिस्ता आप पर प्रैक्टिस करके अपना हाथ साफ कर लूंगी। एक लम्हे के लिए वो कुछ नहीं बोल सका। फिर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी, यूं जैसे वो इसकी बात पर महसूस हुआ था, मगर शर्मिंदा नहीं। और इसने इसका इजहार भी कर दिया। अगर आप मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश कर रही हैं तो आप इसमें नाकाम होंगी। मैं जानती हूँ आप शर्मिंदा नहीं होते, ये सिर्फ इंसानों में होती है। इमामा ने इसकी बात काट दी। आपके ख्याल में मैं क्या हूँ? सलार ने इसी अंदाज में कहा। पता नहीं, एक वेट इसके बारे में आपको क्या ज्यादा बेहतर गाइड कर सकेगा? वो इस बार इसकी बात पर हंसा। 2 पैरों पर चलने वाले जानवर को हर मेडिकल डिक्शनरी इंसान कहती है, और मैं 2 पैरों पर चलता हूँ। रीछ से लेकर कुत्ते तक हर 4 पैरों वाला जानवर 2 पैरों पर चल सकता है, अगर इसे जरूरत पड़े या इसका दिल चाहे तो। मगर मेरे 4 पैर नहीं, और मैं सिर्फ जरूरत के वक्त नहीं, हर वक्त ही 2 पैरों पर चलता हूँ। सलार ने अजीब से अंदाज में अपने लफ्जों पर जोर देते हुए कहा, ये आपकी खुशकिस्मती कि आपके 4 पैर नहीं हैं, इसीलिए मैं आपको वेट से मिलने को कहा है। वो आपको आपकी खुसूसियात के बारे में सही बता सकेगा। इमामा ने सर्द आवाज में कहा। वो इसे जज करने में वाकई कामयाब हो चुका था। वैसे जितनी अच्छी तरह से आप जानवरों के बारे में जानती हैं, आप एक बहुत अच्छी वेट साबित हो सकती हैं। आपके इल्म से खासा मुतासिर हुआ हूँ मैं। इमामा के चेहरे की सुर्खी में कुछ और इजाफा हो गया। अगर आप मेरी वेट बन जाती हैं तो मैं आपके बताए हुए मशवरे के मुताबिक आप ही के पास आया करूंगा, ताकि आप मेरे बारे में रिसर्च करके मुझे बता सकें। सलार ने बड़ी संजीदगी से कहा। वो इसकी बात के जवाब में कुछ नहीं कह सकी, सिर्फ इसे देख कर रह गई। वो जरूरत से कुछ ज्यादा ही मुंहफट था, और ऐसे शख्स के साथ लंबी गुफ्तगू करना आबेल मुझे मार के मुतारफ था, और वो ये हिमाकत कर चुकी थी। वैसे आप क्या फीस चार्ज करेंगी? वो बड़ी संजीदगी से पूछ रहा था। ये वसीम आपको बता देगा। इमामा ने इस बार इसे धमकाने की कोशिश की। चलें ठीक है, ये मैं वसीम से पूछ लूंगा, इस तरह तो खासी आसानी हो जाएगी। वो इसकी धमकी को समझने के बावजूद मरऊब नहीं हुआ। इसने इमामा को ये जता भी दिया। तैमूर ने एक बार फिर इसका बाजू पकड़ लिया। आओ सलार, चलते हैं, मुझे एक जरूरी काम याद आ रहा है। इसने उजलत के आलम में सलार को अपने साथ तकरीबन घसीटने की कोशिश की, मगर सलार ने तवज्जो नहीं दी। चलते हैं यार, इस तरह खींचो तो मत। वो इससे कहते हुए एक बार फिर इमामा की तरफ मुतवज्जो हुआ। बहरहाल ये सब मजाक था। मैं वाकई आपका शुक्रिया अदा करना आया था। आपने और वसीम ने काफी मदद की मेरी। गुड बाय। वो कहते हुए वापस मुड़ गया। इमामा ने बेख्तियार एक सुकून का सांस लिया। वो शख्स वाकई ग्रेट था। इसे हैरत हो रही थी कि वसीम जैसा शख्स इस आदमी के साथ दोस्ती रख सकता है। वो एक बार फिर मैगजीन के वर्क उलटने लगी। सलार आया था तुम्हारे पास? वसीम ने इसके पास आकर पूछा। दूर से सलार और तैमूर को देख लिया था। हाँ। इमामा ने एक नज़र इसे देखा और फिर मैगजीन देखने लगी। क्या कह रहा था? वसीम ने कुछ तजस्सुस से पूछा। मुझे हैरत होती है कि तुम इस जैसे शख्स के साथ दोस्ती कैसे कर लेते हो। मैंने जिंदगी में इससे ज्यादा बेहुदा और बदतमीज लड़का नहीं देखा। इमामा ने उखड़े हुए लहजे में कहा। मेरा शुक्रिया अदा कर रहा था और साथ मुझसे ही कह रहा था कि मुझे बैंडेज तक ठीक करनी नहीं आती, ना मैं ब्लड प्रेशर चेक कर सकती हूँ। वसीम के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। इसको दफा करो, ये अकल से पैदल है। मेरा दिल तो चाह रहा था कि मैं इसे 2 हाथ और लगाऊं, इसकी होश ठिकाने आ जाए। मुंह उठाकर अपने दोस्त को लेकर पहुंच गया यहाँ। भाई, किसने कहा तुमसे शुक्रिया अदा करने को? और मुझे तो वो दूसरा लड़का भी खासा बुरा लगा और कह रहा है कि तुम्हारी इसके साथ भी दोस्ती है। इमामा को अचानक याद आया, दोस्ती तो नहीं, बस जान पहचान है। वसीम ने वजाहत पेश की। तुम्हें ऐसे लड़कों के साथ जान पहचान रखने की भी जरूरत नहीं है। हुलिया देखा था तुमने इन दोनों का? ना इन्हें बात करने की तमीज थी, ना लिबास पहनने का सलीका, और मुंह उठाकर शुक्रिया अदा करने आ गए। बहरहाल तुम इससे मुकम्मल तौर पर कतई ताल्लुक कर लो। कोई जरूरत नहीं है इस तरह के लड़कों से जान पहचान की भी। इमामा ने मैगजीन रखते हुए एक बार फिर इसे तंबिया की और फिर बाहर जाने के लिए कदम बढ़ा दिए। वसीम भी इसके साथ चलने लगा। मगर मैं एक बात पर हैरान हूँ, ये जिस हालत में था इसे कैसे याद है
کہ میں نے اس کی بینڈیج اچھی نہیں کی تھی یا بلڈ پریشر لینے میں مجھے وقت دقت ہو رہی تھی؟ امامہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، میں یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ ایسے ہی ہاتھ پاؤں جھٹک رہا ہے، مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ اپنے ارد گرد ہونے والی چیزوں کو بھی آبزرو کر رہا ہے۔ ایسے بینڈیج واقعی خراب کی تھی تم نے، اور اگر میں تمہاری مدد نہ کرتا تو بلڈ پریشر کی ریڈنگ لینا بھی تمہیں مشکل لگ رہا تھا۔ کم از کم اس بارے میں وہ جو بھی کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے، وسیم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں مجھے پتا ہے، امامہ نے اعتراف کرنے والے انداز میں کہا، مگر میں اس وقت بہت نروس تھی۔ میں پہلی بار اس طرح کی صورتحال کا شکار ہوئی تھی، پھر اس کے ہاتھ سے نکلنے والا خون مجھے اور خوفزدہ کر رہا تھا، اور اوپر سے اس کا رویہ، کسی خودکشی کرنے والے انسان کو اس طرح کی حرکتیں کرتے نہیں دیکھا تھا میں نے۔ اور تم ڈاکٹر بننے جا رہی ہو، وہ بھی ایک قابل اور نامور ڈاکٹر، ناقابل یقین۔ وسیم نے تبصرہ کیا، اب کم از کم تم اس کی طرح باتیں نہ کرو۔ امامہ نے احتجاج کیا، میں نے اس لیے تمہیں یہ سب نہیں بتایا کہ تم مذاق اڑاؤ۔ وہ لوگ پارکنگ ایریا میں پہنچ گئے تھے۔ کچھ دنوں سے وہ جلال اور زینب کے رویے میں عجیب سی تبدیلی دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں اس سے بہت اکھڑے اکھڑے رہنے لگے تھے۔ ایک عجیب سا تناؤ تھا جو وہ اپنی اور ان دونوں کے درمیان محسوس کر رہی تھی۔ اس نے ایک دو بار جلال کو ہاسپٹل فون کیا، مگر ہر بار اسے یہی جواب ملتا کہ وہ مصروف ہے۔ وہ زینب کو اگر کالج سے لینے بھی آتا تو پہلے کی طرح اس سے نہیں ملتا، اور اگر ملتا بھی تو صرف رسمی الیکس الیک کے بعد واپس چلا جاتا۔ وہ شروع میں اس تبدیلی کو اپنا وہم سمجھتی رہی، مگر پھر زیادہ پریشان ہونے پر وہ ایک دن جلال کے ہاسپٹل چلی آئی۔ جلال کا رویہ بے حد سرد تھا۔ امامہ کو دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ تک نہیں آئی۔ کافی دن ہو گئے تھے ہمیں ملے ہوئے، اس لیے میں خود چلی آئی۔ امامہ نے اپنے سارے اندیشوں کو جھٹکنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ میری تو شفٹ شروع ہو رہی ہے۔ امامہ نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ زینب بتا رہی تھی کہ اس وقت آپ کی شفٹ ختم ہوتی ہے، میں اسی لیے اس وقت آئی ہوں۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش رہا، پھر اس نے کہا، ہاں صحیح ہے، مگر آج میری کوئی اور مصروفیت ہے۔ وہ اس کا منہ دیکھ کر رہ گئی۔ جلال، آپ کسی وجہ سے مجھ سے ناراض ہیں؟ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے کہا، نہیں، میں کسی سے ناراض نہیں ہوں۔ جلال نے اسی رکھائی سے کہا، کیا آپ 10 منٹ باہر آ کر میری بات سن سکتے ہیں؟ جلال کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنا اوور آل اپنے بازو پر ڈال لیا اور کچھ کہے بغیر کمرے سے باہر نکل آیا۔ باہر جاتے ہی جلال نے اپنی ریسٹ واچ پر ایک نظر دوڑائی۔ یہ شاید اس کے لیے بات شروع کرنے کا اشارہ تھا۔ آپ میرے ساتھ اس طرح مس بہیو کیوں کر رہے ہیں؟ کیا مس بہیو کر رہا ہوں؟ جلال نے اگڑا انداز میں کہا، آپ بہت دنوں سے مجھے اگنور کر رہے ہیں۔ ہاں کر رہا ہوں۔ امامہ کو توقع نہیں تھی کہ وہ اتنی صفائی سے اس بات کا اعتراف کر لے گا۔ کیونکہ میں تم سے ملنا نہیں چاہتا۔ وہ کچھ لمحوں کے لیے کچھ نہیں بول سکی۔ کیوں؟ یہ بتانا ضروری نہیں ہے۔ اس نے اسی طرح اکھڑے ہوئے انداز میں کہا، میں جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کا رویہ ایک دم کیوں تبدیل ہو گیا ہے؟ کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی اس کی۔ امامہ نے کہا، ہاں وجہ ہے، مگر میں تمہیں بتانا ضروری نہیں سمجھتا، بالکل اسی طرح جس طرح تم بہت سی باتیں مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھتی۔ میں؟ وہ اس کا منہ دیکھنے لگی۔ میں نے کون سی باتیں آپ کو نہیں بتائیں؟ یہ کہ تم مسلمان نہیں ہو، جلال نے بڑے تلخ لہجے میں کہا۔ امامہ سانس تک نہیں لے سکی۔ کیا تم نے یہ بات مجھ سے چھپائی نہیں؟ جلال، میں بتانا چاہتی تھی، امامہ نے شکست خوردہ انداز میں کہا۔ چاہتی تھی، مگر تم نے بتایا تو نہیں۔ دھوکہ دینے کی کوشش کی تم نے۔ جلال، میں نے آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کی۔ امامہ نے جیسے احتجاج کیا، میں آپ کو کیوں دھوکہ دوں گی؟ مگر تم نے کیا یہی ہے؟ جلال نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ جلال نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم نے جان بوجھ کر مجھے ٹریپ کیا۔ امامہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ٹریپ کیا؟ اس نے زیر لب جلال کے لفظوں کو دہرایا۔ تم جانتی تھی کہ میں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کرتا ہوں۔ وہ شکست خوردہ انداز میں سے دیکھتی رہی۔ شادی تو دور کی بات ہے، اب جب میں تمہارے بارے میں سب کچھ جان گیا ہوں تو میں تم سے کوئی تعلق رکھنا نہیں چاہتا۔ تم دوبارہ مجھ سے ملنے کی کوشش مت کرنا۔ جلال نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ جلال، میں اسلام قبول کر چکی ہوں، امامہ نے مدھم آواز میں کہا۔ او کم آن، جلال نے تحقیر آمیز انداز میں اپنا ہاتھ جھٹکا۔ یہاں کھڑے کھڑے تم نے میرے لیے اسلام قبول کر لیا۔ اس بار وہ مذاق اڑانے والے انداز میں ہنسا۔ جلال، میں آپ کے لیے مسلم نہیں ہوئی، آپ میرے لیے ایک ذریعہ ضرور بنے ہیں۔ مجھے کئی ماہ ہو گئے ہیں اسلام قبول کیے، اور اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہے تو میں آپ کو ثبوت دے سکتی ہوں۔ آپ میرے ساتھ چلیں۔ اس بار جلال کچھ الجھے ہوئے انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ میں مانتی ہوں میں نے آپ کی طرف پیش قدمی خود کی، آپ کے بقول میں نے آپ کو ٹریپ کیا۔ میں نے ٹریپ نہیں کیا، میں صرف بے بس تھی۔ آپ کے معاملے میں مجھے خود پر قابو نہیں رہتا تھا۔ آپ کی آواز کی وجہ سے، آپ جانتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا، میں نے آپ کو پہلی بار آپ کو نعت پڑھتے سنا تو میں نے کیا محسوس کیا تھا۔ آپ کو اگر میرے بارے میں پہلے ہی یہ سب کچھ پتہ چل جاتا تو آپ میرے ساتھ یہی سلوک کرتے جو اب کر رہے ہیں۔ مجھے صرف اس بات کا اندیشہ تھا جس کی وجہ سے میں نے آپ سے بہت کچھ چھپائے رکھا۔ بعض باتوں میں انسان کو اپنے اوپر اختیار نہیں ہوتا، مجھے بھی آپ کے معاملے میں خود پر کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ اس نے رنجیدگی سے کہا۔ تمہارے گھر والوں کو اس بات کا پتہ ہے؟ نہیں، میں انہیں نہیں بتا سکتی، میری منگنی ہو چکی ہے، میں نے آپ کو اس بارے میں بھی نہیں بتایا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی۔ مگر میں وہاں شادی نہیں کرنا چاہتی۔
मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। मैं सिर्फ अपनी तालीम मुकम्मल होने का इंतज़ार कर रही हूँ, तब मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊँगी और फिर मैं आपसे शादी कर लूँगी। 4-5 साल बाद मैं जब डॉक्टर बन जाऊँगी तो शायद मेरे पेरेंट्स आपसे मेरी शादी पर इस तरह एतराज़ न करें जिस तरह वो अब करेंगे। अगर मुझे ये खौफ ना हो कि वो मेरी तालीम ख़त्म करवा कर मेरी शादी असजद से कर देंगे, तो शायद मैं इन्हें अभी इस बात के बारे में बता देती कि मैं इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ। मगर मैं अभी पूरी तरह इन पर डिपेंडेंट हूँ। मेरे हाथ बंधे हुए हैं। आप वो वाहिद रास्ता थे जो मुझे नज़र आया। मुझे वाकई आपसे बहुत मोहब्बत है। फिर मैं आपको शादी की पेशकश ना करती तो और क्या करती। आप इस सूरत हाल का अंदाज़ा नहीं कर सकते जिसका सामना मैं कर रही हूँ। मेरी जगह पर होते आप तो आपको अंदाज़ा होता कि मैं झूठ बोलने के लिए कितनी मजबूर हो गई हूँ। जलाल कुछ कहे बगैर पास मौजूद लकड़ी की बेंच पर बैठ गया। वो अब परेशान नजर आ रहा था। इमामा ने अपनी आंखें पोंछ लीं। क्या आपके दिल में मेरे लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसलिए मेरे साथ इन्वॉल्व हैं क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ? जलाल ने इसके सवाल का जवाब देने के बजाय इससे कहा, इमामा बैठ जाओ। पूरा पेंडोरा बॉक्स खुल गया है मेरे सामने। अगर मैं तुम्हारे सूरत हाल का अंदाजा नहीं कर सकता तो तुम भी मेरी पोजीशन को नहीं समझ सकती। इमामा इससे कुछ फासले पर रखी बेंच पर बैठ गई। मेरे वालिदैन कभी गैर मुस्लिम लड़की से मेरी शादी नहीं करेंगे, कतई नज़र इसके कि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ या नहीं। जलाल, मैं गैर मुस्लिम नहीं हूँ। तुम अब नहीं हो मगर पहले तो थी, और फिर तुम्हारा खानदान। मैं इन दोनों चीज़ों के बारे में कुछ नहीं कर सकती, मामा ने बेबसी से कहा। जलाल ने जवाब में कुछ नहीं कहा। कुछ देर वो दोनों खामोश रहे। क्या आप अपने पेरेंट्स की मर्जी के बगैर मुझसे शादी नहीं कर सकते? कुछ देर बाद इमामा ने कहा, यह बहुत बड़ा कदम होगा। जलाल ने नफी में सर हिलाया। और बिलफर्ज में ये काम करने का सोच भी लूं तो भी नहीं हो सकता। तुम्हारी तरह मैं भी अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट हूँ। जलाल ने अपनी मजबूरी बताई। मगर आप हाउस जॉब कर रहे हैं और चंद सालों में स्टैब्लिश हो जाएंगे, इमामा ने कहा। मैं हाउस जॉब के बाद स्पेशलाइजेशन के लिए बाहर जाना चाहता हूँ और ये मेरे पेरेंट्स की माली मदद के बगैर नहीं हो सकता। स्पेशलाइजेशन के बाद ही मैं वापस आकर अपनी प्रैक्टिस स्टैब्लिश कर सकता हूँ और 3-4 साल अपनी स्टडीज खत्म करने में भी लग जाएंगे। जलाल ने इसे याद दिलाया। फिर इमामा ने इसे मायूसी से देखा। फिर ये कि मुझे सोचने का वक्त दो, शायद मैं कोई रास्ता निकाल सकूं। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता मगर मैं अपना करियर भी खराब नहीं कर सकता। मेरा प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। जो कुछ है माँ बाप का है और वो अपनी सारी जमा पूंजी मुझ पर खर्च कर रहे हैं। ये सोच कर कि कल को इनके लिए मैं कुछ करूंगा। वो बात करते करते रुका। क्या ऐसे नहीं हो सकता कि तुम्हारे वालिदैन अपनी मर्जी से तुम्हारी शादी मुझसे कर दें? इस सूरत में कम अज कम मेरे वालिदैन को यह एतराज़ तो नहीं होगा कि तुमने अपने वालिदैन की मर्जी के खिलाफ इन्हें बताए बगैर शादी मुझसे की है। वो जलाल का चेहरा देखने लगी। मैं नहीं जानती ऐसा हो सकता है या नहीं। मैं कुछ भी नहीं कह सकती। मेरी बात मानेंगी या नहीं। मैं इमामा ने कुछ मायूसी के आलम में बात अधूरी छोड़ दी। जलाल बात मुकम्मल होने का इंतजार करता रहा। मेरी फैमिली में आज तक किसी लड़की ने अपनी मर्जी से बाहर किसी लड़के से शादी नहीं की, इसलिए मैं ये नहीं बता सकती कि इनका रद्द अमल क्या होगा। मगर मैं ये ज़रूर बता सकती हूँ कि इनका रद्द अमल बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं लेकिन मुझे ये इजाज़त नहीं दे सकते कि मैं इतना बड़ा कदम उठाऊँ। आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि मेरे बाबा को कितनी शर्मिंदगी और बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा सिर्फ मेरे लिए। तो वो सब कुछ नहीं बदल देंगे। अगर मुझे अपनी फैमिली से मदद की तवक्को होती तो मैं घर से बाहर सहारों की तलाश में ना होती, आपसे इस तरह मदद मांग रही होती। धीमे लहजे में अपनी आवाज़ की लर्जिश पर काबू पाते हुए इसने जलाल से कहा, मामा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मेरे पेरेंट्स मेरी बात नहीं टालेंगे। समझाने में कुछ वक्त लगेगा मगर मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं इन्हें मना लूंगा। तुम ठीक कहती हो कि मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। वो पुरसोच मगर उलझे हुए अंदाज में इससे कह रहा था। इमामा को अजीब सी ढारस हुई। इसे जलाल से यही तवक्का थी। इमामा ने सोचा, मेरा इंतखाब गलत नहीं था।